नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एल्किल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर ये तीन चीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेम रिएक्शन और रिएजेंट है उनमें हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की है, ठीक है। तो जो वो वीडियो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, क्योंकि उनमें अपन ने काफ़ी अच्छा टाइम भी दिया है। 3 वीडियो में उनका रिवीजन किया है, 3 क्लास में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको हम जल्दी से फटाफट से निपटाएंगे, ठीक है। अब आपको कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ऑर्गेनिक बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपने पढ़ा दी है। तो देखिए बेटा, ये मेरी कोई रेगुलर क्लास नहीं बल्कि एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे केवल रिवीजन करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हो सकता है कई बच्चों ने अभी स्टार्ट किया हो तो वो उनके लिए लॉन्ग ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के बजाय, तो उनके लिए भी अलग से क्लासें वैसे मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ना जो रिवीजन क्लास है वो यही बेस्ट है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर है हेलाइड, ठीक है। तो आज हेलाइड की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हेलाइड में क्या है, सबसे पहले आपकी एल्कोहल की आपने रिएक्शन करवाई PCl5 से, और आपके पास एल्किल हेलाइड POCl3 और HCl बन गया। तो दरअसल क्या होता है कि इसमें जो आपका ये ROH है, तो यहाँ पर आपका जो आपका PCl5 होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। P 3Cl और 2Cl बाहर की तरफ से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो जो दोनों ये Cl है, ये वाला और ये वाला, ये कुछ इस तरह से, एक Cl इधर और एक Cl इधर, बाकी के 3 PCl P और Cl यहाँ होते हैं, वो आपके सीधे की सीधे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मैच करते हैं। एक ही है हाइड्रोजन और एक ही है Cl एक तरफ, ये R और ये Cl एक तरफ, ठीक है। इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से आपके पास एल्किल हैलाइड मिल गया, यहाँ से आपके पास HCl मिल गया और ये POCl3 बन गया। इस तरह से आपकी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वैसे भी मैंने एल्किल हैलाइड अच्छे से पढ़ा रखा है क्लास में, तो आप उससे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं। किससे? एल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं। तो आपके पास जो तीनों क्लोराइड हैं, तीनों जो क्लोराइड हैं इस तरह से, वो तीनों के तीनों आपके साथ एल्किल समूह के साथ आकर अटैच हो जाते हैं और एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और 3 OH जो यहाँ से जो 3 OH है, ये आपके तीनों Cl की जगह लेके POH का होल थ्राइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? POH का होल थ्राइस, जिसे H3PO3 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। आपके पास ये एल्कोहल की आप SOCl2 से जब रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास एल्किल हैलाइड SO2 और HCl बनती है। और ये मैं आपको नेम रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ। नाम बता दीजिए आप लोग ही, इसका क्या नाम है? इसका नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, डार्जन प्रक्रम है। क्या है? डार्जन प्रक्रम है। और एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि भी मैंने बताई थी, क्योंकि जो इसके साथ जो सह उत्पाद बनते हैं SO2 और HCl, ये गैसीय अवस्था में होते हैं, जिन्हें जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और आपके पास एल्किल क्लोराइड ही बचता है। उसके बाद बात करते हैं ईथर की। जब HIC रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एल्कोहल और एल्किल हैलाइड दोनों बनते हैं, ठीक है। ये SN2 टाइप की रिएक्शन है। अब आपको समझ गए होंगे आप कि अगर जिस तरह पे आपके SN2 टाइप है तो यहाँ पर जो भी है, ठीक है, SN2 टाइप रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री में ज़्यादा प्रिफर होगी, फिर 2 डिग्री में होगी और फिर 3 डिग्री में होगी, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आपके पास मान लो ये HI एक्सिस में हो, एक्सिस का मतलब बहुत अधिक मात्रा में हो, तो आपके पास ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ से यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा और आपके पास दोनों ही RI ही बनेगा, एल्किल आयोडाइड ही बनेगा। समझ गए? एक्सिस में लेने पे, इस एक्सिस में लेने पे आपके पास एल्कोहल नहीं बनेगा। उसके बाद है हैलाइड अधिक ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय का मतलब पोलर होते हैं, जिनका μ ≠ 0 होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और इनका बॉइलिंग पॉइंट अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। और अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में तो आपका क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर एल्किल हैलाइड का होता है और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन का होता है। समझ गए? उसके बाद है आपका इनका घनत्व अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। सभी का घनत्व क्या होता है? सॉरी, इनका घनत्व अणुभार बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है।
आपके पास आगे है एल्किल हैलाइड। जब आप नम Ag2O से रिएक्शन करवाते हो, मतलब नम का मतलब उसमें वाटर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा। एक है शुष्क मतलब ड्राई, जहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो याद रखना Ag2O से जब रिएक्शन करवाते हैं, अगर आपके पास नम लिया गया है तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर आपके पास ड्राई लिया गया है तो आपके पास ईथर का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद अगला है आपके पास एल्किल हैलाइड की लेड सोडियम अम्लगम से जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास टेट्रा एथिल लेड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? टेट्रा एथिल लेड का फॉर्मेशन होता है, TeL जिसे बोलते हैं। आगे है आपके पास क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म रंगहीन द्रव्य होता है और इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? निश्चेतक के रूप में करते हैं। बेहोशी की दवाई बनाने में इसका काम किया जाता था। बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन ये घातक होती है, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है, आपने जैसे मान लो मेथेन की रिएक्शन करवाई, आपने Cl2 से एक्सिस लिया Cl2, तो आपके पास ये चारों के चारों उत्पाद बनेंगे। अब आप ये प्रॉब्लम ये है कि इन चारों को अलग अलग कैसे किया जाए। तो ये इन सभी चारों का क्या होता है? क्वथनांक भी लगभग सा सेम होता है। क्या होता है? क्वथनांक भी लगभग सा सेम होता है। इस वजह से इन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। याद रखना, प्रभाजी आसवन विधि वहाँ काम में ली जाती है जहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड हैं, अलग अलग प्रकार के मिश्रण हैं, उनमें सभी का क्वथनांक अलग अलग ना होके बल्कि लगभग सा समान हो, जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर नहीं होता है, वहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिएजेंट में बताया था मैंने। उसके बाद है आपके पास आयोडोफोम। क्लोरोफॉर्म बता दिया। अब है आपके पास क्या? आयोडोफोम। आयोडोफोम पीले रंग का ठोस क्रिस्टल होता है और इसका उपयोग एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणुरोधी। क्या? रोगाणुरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है एथेनॉल तथा मेथेनॉल में विभेद आयोडोफोम परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। आयोडोफोम परीक्षण बोल सकते हैं, हेलोफोम परीक्षण हम बोल सकते हैं उसे। मैंने बताया था कि एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड आपके क्या देते हैं? आयोडोफोम या आपके हेलोफोम रिएक्शन देते हैं। और एलोफोम के लिए जो आपका एल्कोहल है उसमें आपके पास CH3COH ये कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट होना ही चाहिए। और ये किस में होगा? मेथेनॉल में तो होगा नहीं, एथेनॉल में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन होता है। समझ गए? तो इसके द्वारा दोनों को अलग अलग किया सकता है। यानी ये आपके पास दो कंपाउंड है और उनमें आपको बताया गया है कि दोनों में से एक एथेनॉल है, एक मेथेनॉल है। आपने आयोडोफोम से रिएक्शन करवा दी, जो आयोडोफोम से रिएक्शन कर लेगा वो आपका एथेनॉल हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण। एग्जाम में पूछा गया एक बार, तो DDT का फॉर्मेशन किससे होता है और एक क्लोरोफॉर्म का निर्माण किससे होता है? तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो क्लोरल हाइड्रेट से किया जाता है। CCl3CHO.H2O से के जल अपघटन से किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इन्हें गहरी रंगीन बोतलों में इनको पैक करके रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, और अंधेरे में रखा जाता है ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में क्लोरोफॉर्म आ जाता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ये COCl2, जिसका नाम क्या है? फोस्जीन। क्या नाम है? फोस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। फोस्जीन बनाता है और ये फोस्जीन जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं। CCl3NO2 जिसे टीयर गैस भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण AgNO3 से करवाते हैं, क्योंकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 से कभी रिएक्शन नहीं करता है। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म वाइट PPT देता है। क्या देता है? वाइट PPT देता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्किल हैलाइड जो है आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी की एल्किल हैलाइड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिएक्शंस हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया हो गई, बाकी की और जो भी रिएक्शंस है वो सारी की सारी मैं आपको नेम रिएक्शन और रिएजेंट में बता चुका हूँ। अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बार बार रिपीट करने से, तो अब मैं बार बार रिपीट करने के बजाय मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, बल्कि आपके पास ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल है उस पर तो हमेशा सेव रहेगा ही। जब आपकी मर्जी हो तब आप खुद देख सकते हो, तो मुझे दोबारा रिपीट इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से।
अगर आपको कुछ थोड़ा जल्दी हो जाए किसी चीज़ में कि सर ये तो आपने फटाफट बता दिया, तो आप इसकी स्पीड कम करके बेक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर आप तो धीरे पढ़ा रहे हो थोड़ा, वैसे मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि सर आप धीरे पढ़ाते हो, बल्कि ये कंप्लेंट ज़रूर हुई है कि थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हो। तो धीरे, जिनको ये लगे कि धीरे पढ़ा रहे हैं वो अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्कोहल। तो देखिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, उसकी अगर आप LiLH4 से रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास सीधा का सीधा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कोहल का। अब बात, आपके पास 3 वैलेंसी फ्री है, तो इन पे जो दोनों वैलेंसी में लगा होगा वो दोनों यहाँ आकर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड का अगर आप करवाते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, और अगर कीटोन से करवाते हो तो आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास है RNH2, यानी आपके पास एमीन, एल्किल एमीन हो, उसके अगर आप NaNO2 HCl या HNO2 से, NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाने पे ही HNO2 बनता है। क्या बनता है, HNO2। तो आपके पास ये वाला भी दिया जा सकता है और नीचे वाला भी दिया जा सकता है, तो आपके पास एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। और ये रिएक्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हुई हुई है, क्या, ये रिएक्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हुई हुई है, इस रिएक्शन पे आप ध्यान ना दें। उसके बाद बात करते हैं, लकड़ी के भंजन करने से, लकड़ी के भंजन आसवन से आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, साथ में H2O बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद है, जब एल्कोहल धातु से अभिक्रिया करती है तो धातु एल्कोक्साइड बनाती है। जब एल्कोहल धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु एल्कोक्साइड बनाती है, जैसे ROH, ठीक है। ये किसी भी मेटल से रिएक्शन करवा लिया, मान लो मैंने सोडियम से यहाँ पर रिएक्शन करवा दिया तो RONA, तो इसको क्या बोल देंगे हम, धातु एल्कोक्साइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, एल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है क्योंकि इसकी पीएच लगभग 7 के आसपास ही होती है। वैसे अगर आपको ये कहा जाए कि एल्कोहल को आप अम्लीय मानोगे या क्षारीय मानोगे, तो इसे हम अम्लीय ही कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे, अम्लीय कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हल्का सा अम्लीय होता है, इसीलिए लिटमस पत्थर के प्रति भी क्या होता है, उदासीन ही होता है। और अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एल्कोहल जब गिरन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाता है तो एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन देता है। एक चीज ध्यान रखना, गिरन्यार अभिकर्मक किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करे तो गिरन्यार अभिकर्मक तो टूटता है यहाँ से, और R पे तो आता है माइनस और Mg पे आता है प्लस। अब दूसरा वाला जो भी कंपाउंड है आपके पास, चाहे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एमीन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, एल्किल हैलाइड हो, आप उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माइनस कर दो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या कर दो, प्लस कर दो। आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव वाला है वो इस नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो इस नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर R-H तो बन जाएगा आपके पास क्या, एल्केन। R-H तो क्या बन जाएगा, एल्केन। और उसके अलावा आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से Mg अक्स और Mg के साथ एक और क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OR। यहाँ पर OH है, इसको R कर लो आप, OR आ जाएगा। ये वाला आपके पास क्या बन गया, एल्केन बन गया है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। अब आप किसी की भी रिएक्शन करवा लो, इससे आपकी सारी की सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। अभी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन भी करवा के दिखाएंगे। उसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल की देखो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग टाइप से हो सकती है। एल्कोहल में जो बंध है उसका विखंडन के आधार पर इसकी क्रियाशीलता होती है। अगर आपने एल्कोहल में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री के बजाय, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो तब आपकी जो रिएक्टिविटी है वो ये वाली होगी, जिसमें CH3OH से ज़्यादा स्टेबल होगा CH3CH2OH, इसमें 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही होगा। 2 डिग्री एल्कोहल में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मान लो यही बॉन्ड आपका वहाँ के बजाय यहाँ से हो, इस जगह
के बजाय अगर यहाँ से हो तो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है तो ये 3 डिग्री कम स्टेबल होगा 2 डिग्री के बजाय, और 2 डिग्री और कम स्टेबल होगा 1 डिग्री के बजाय। तो इसमें जो क्रम है आपका उल्टा हो जाएगा, पहले वाले का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। देख लो, समझ में आ रही होगी। यहाँ पर वहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ कार्ब एनाइन बन रहा है, समझ रहे हो। कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, कार्ब एनाइन बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर इसके लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। एल्कोहल की आप रेड फॉस्फोरस HI से जब रिएक्शन करवाते हो तो एल्केन बनता है। सीधी सी बहुत सारी बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। रेड फॉस्फोरस HI की आप किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करवा दो, सीधा का सीधा एन एल्केन ही बनेगा। क्या बनेगा, एन एल्केन ही बनेगा, एन एल्केन ही बनेगा। यहाँ पर आपके पास एल्केन बन गया, सीधी श्रृंखला का एल्केन बन जाएगा, चाहे आपके पास वो चक्रीय स्ट्रक्चर हो चाहे कैसी भी हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 डिग्री अगर एल्कोहल है तो वो आपका कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ध्यान रखना। जबकि याद ये रह जाता है फ्लो में 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री एसिड बनाएगा। लेकिन 3 डिग्री कुछ नहीं बल्कि 3 डिग्री क्या करता है, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, किसी भी समूह पर OH समूह की संख्या बढ़ने पर उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। OH समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी उस अणु का संगठन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्कोहल की। अब अगर आप Al2O3 से रिएक्शन करवाते हो, उसको हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, ईथर बनता है, साथ में H2O का फॉर्मेशन भी सह उत्पाद के रूप में होता है। अब देखिए आपके पास है, एक तो आपके पास एल्केन है, एक आपके पास ईथर है। आप देख रहे होंगे एल्केन में 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है, वो किसके कारण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। यहाँ पर भी सार का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी सबका ऑक्सीजन सही सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ sp3 है, लेकिन यहाँ पर 110 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों है, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, 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 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें CH2 और R दोनों सेम है, CH2 R दोनों सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में बॉन्ड में कहीं ना कहीं बने हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और R की विद्युत ऋणता में क्या है, डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा। विद्युत ऋणता की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड जो है उस कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन जो ये इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचेगा तो आपके पास कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जस्ट पास में आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के जस्ट पास में आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होते ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भग जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भग जाएंगे। एक दूसरे से जैसे ही ऐसे दूर भगेंगे, इस तरह से ऐसे दूर भगेंगे, जैसे एक इधर भगेगा एक इस दिशा में भगेगा, जैसे ही दोनों दूर भगेंगे, दूर भगते ही इनके पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एल्काइल ग्रुप में प्रतिकर्षण के कारण। अब आप ये भी सोच सकते हैं बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा है, एल्काइल ग्रुप में प्रतिकर्षण के कारण। तो ये जो एल्काइल ग्रुप में जो रिपल्सन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उसने अपने वो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचा, और इन्हें उन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन हुआ। तो ओवरऑल किस में हुआ, ग्रुप में, जो एल्काइल ग्रुप है उनमें रिपल्सन हुआ है। इस वजह से बॉन्ड एंगल वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 109 डिग्री 28 मिनट से 110 डिग्री हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास जो ईथर है, ईथर की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो K2Cr2O7 से तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास
ईथर की जब आप रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से करते हो, क्या करते हो, कंसनट्रेट H2SO4 से करते हो, तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ चला जाता है, आपके पास एल्कोहल बन जाता है और C2H5HSO4 बन जाता है। उसके बाद आपके पास है ईथर की जब आप HIC रिएक्शन करवाते हो तो देखिए एक बार तो आपके पास एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप एक्सिस में लेते हो तो दोनों में ही क्या बनता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से आपके पास क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड ही बनता है, साथ में H2O का फॉर्मेशन अलग से हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में एल्किल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर तीनों पढ़ा चुका हूँ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिनोल क्यों नहीं पढ़ा रहे, सर आपने एरोमेटिक रिएक्शन तो आपने मैक्सिमम वैसे छोड़ ही दी है। देखिए एरोमेटिक रिएक्शन है वो मैंने आपको रिएजेंट और रिएक्शंस में ही पढ़ाई है, ठीक है। उसके अलावा एरोमेटिक रिएक्शंस को मैंने आपको इतना टच नहीं किया है, क्योंकि एरोमेटिक जितनी भी रिएक्शन है सबकी एरोमेटिक रिएक्शंस मैं एक साथ एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक ही क्लास में एक ही साथ सारी की सारी एरोमेटिक रिएक्शंस है उनका रिवीजन एक ही साथ कर लेंगे। उससे पहले बाकी की जो है कुछ एरोमेटिक रिएक्शन है वो मैंने नेम रिएक्शन में बता दी है। नेम रिएक्शन तो जितनी भी एरोमेटिक है वो सारी की सारी बता दी है। बाकी की एरोमेटिक रिएक्शंस है उनकी सबकी एक क्लास लगाएंगे और एक घंटे की क्लास में कंप्लीट एरोमेटिक रिएक्शन सारी कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास को आप इतना नॉर्मली ना लें, रिवीजन क्लास से ही मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन क्लास से आ जाएंगे। और ये जो नोट्स हैं ये नोट्स आपके जेट BHU के लिए तो काफ़ी सफिशियंट है, और नीट में और ICR में भी इनसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है जैसे BCC होता है बिहार का, MPAT आपके मध्य प्रदेश का होता है, तो इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।